Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक मैंडल्स लॉ। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। जब भी हम बात करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर की पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाने की, तो हम जो मैंडल हैं उनके योगदान को नहीं भूल सकते। मैंडल ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन पब्लिश किया था 1865 और 1866 में। और जब उन्होंने ये पब्लिश किया तो उस वक्त, क्योंकि जब हम जानते हैं कि उनके वर्क को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई थी और इसे रीडिस्कवर किया गया 19वीं शताब्दी में। और ये जो इनका जो स्टडी थी शुरू में बहुत कंट्रोवर्शियल मानी गई, क्योंकि लोग उसके जो जेनेटिक्स था और जीन के बारे में जानते नहीं थे और जेनेटिक्स को इतने डीपली उन्होंने स्टडी नहीं किया था, तो उनकी स्टडी को इतना महत्व नहीं मिल पाया था। और उस वक्त क्योंकि हम सब जानते हैं इन्होंने जो ग्रेगर जॉन मैंडल जो थे, उन्होंने अपने लॉ दिए और उनका जो जब रीडिस्कवर हुए तब हमें पता चला कि किस तरह से उनका काम एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में। तो मैंडल ने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इन्होंने अपना काम किया पाइसम सटाइवम यानी कि गार्डन पीस पर। और उनका जो काम था वो बहुत ही फेमस हुआ। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1856 और 1863 में, और उन्होंने 28,000 जो मटर के पौधे थे उसे उगाया और उन पर अपना वर्क किया। और फिर उस बेस पर इन्होंने अपना डिफरेंट जो लॉ हैं वो निकाले थे। और इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर थे कि दो डिफरेंट जो प्लांट हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन जब हो रहा है, उस बेस पर इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स थे वो पब्लिश करे थे 1866 में। मैंडल्स लॉ। मैंडल ने ये डिस्कवर किया कि अगर हम दो ट्रू ब्रीड्स स्पीशीज़ के बीच में ब्रीड करवाते हैं, जैसे एक वाइट फ्लावर और दूसरा पर्पल फ्लावर के बीच में उन्होंने ब्रीडिंग करवाई, और हाइब्रिड जो बना उसके अंदर जो फ्लावर का कलर था वो पर्पल कलर था, जबकि अगर हम मान रहे हैं कि हाइब्रिड है तो उसके अंदर मिक्स कलर आना चाहिए था। तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ये जो गुण हैं उनको उन्होंने फैक्टर्स नाम दिया, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं उसे उन्होंने रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स नाम दिया, और जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उसे उन्होंने डोमिनेंट फैक्टर्स नाम दिया। और ये जो फैक्टर्स थे बेसिकली बाद में जब स्टडी हुई तब पता चला कि ये जीन्स थे, क्योंकि उस वक्त जीन की स्टडी नहीं हुई थी, तो मैंडल ने उन्हें नाम फैक्टर्स दिया था। और उन्होंने कहा कि हर जो प्लांट है उनके बीच में कुछ डोमिनेंट जीन्स होते हैं और कुछ रेसेसिव जीन्स होते हैं। जैसे पर्पल जो फ्लावर का जो कलर था वो डोमिनेंट जीन के कारण था, और जो वाइट कलर का जो जीन थे वो रेसेसिव जीन थे, क्योंकि उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट जनरेशन में हम लेते हैं तो उसमें हमेशा जो है 3:1 का रेशियो बनता है फिनोटिपिक, यानी देखने पर 3 तो डोमिनेंट में आते हैं और एक रेसेसिव कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होता है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो देखिए, एक तो सीड लिया उन्होंने। सीड के दो चीज़ें ली, एक तो उसकी फॉर्म लिया और एक कॉटलिडन लिया। उसके अलावा उन्होंने फ्लावर लिया, पॉड और स्टेम। स्टेम जो था एक जो लॉन्ग साइज का था, 6 से 7 फीट का पौधा था, और दूसरा शॉर्ट ड्रॉफ पौधा उन्होंने लिया। एक उन्होंने जो फ्लावरिंग थी
फ्लावरिंग देखिए, दो तरह की पॉड्स की जो पोजीशन थी वो दो थी, एक तो एक्साइल थी और दूसरी थी टर्मिनल। पॉड्स के कलर में देखिए, पॉड का जो कलर था वो येलो कलर और एक ग्रीन कलर लिया। पॉड की जो शेप थी वो एक फुल और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड वाली ली। फ्लावर जो है उसमें फ्लावर का जो कलर था वो वाइट और दूसरा वॉयलेट कलर। कॉटिलेडन्स जो थे उसका येलो कलर और ग्रीन कलर, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए। और उनके सीड का जो फॉर्म था, एक तो ग्रे और राउंड था और दूसरा वाइट और रिंकल्ड। तो ये डिफरेंट 7 जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे इन्होंने लिए, जिससे कि वो पता चला कि अब एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है वो किस तरह से रहेगा। 1856 से लेकर 1863 के बीच इन्होंने ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने किए थे। और यहाँ पर जो और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेल्फ जो पॉलिनेशन था उसे रोक दिया था। अब यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि ट्रू जो प्योर ब्रीड की जो स्पीशीज़ हैं वो इन्होंने ली थी, और इन्होंने फर्स्ट जो जनरेशन है उसे पी जनरेशन का नाम दिया था। उसके बाद जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो फर्स्ट जो जनरेशन आई उसे उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन में सारे के सारे फ्लावर कैसे थे, वॉयलेट कलर के। F2 जनरेशन के अंदर जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया तब उसके अंदर वॉयलेट फ्लावर्स और एक जो था वो वाइट कलर का फ्लावर आया F2 जनरेशन में, क्योंकि वो एक्सप्रेस हुआ, रेसेसिव जीन था तो F1 में वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्रॉस करवाया, ट्रू ब्रीडिंग, एक वॉयलेट फ्लावर और दूसरा वाइट फ्लावर के बीच में। तो F1 जनरेशन में हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो कैसे कलर के हैं, वॉयलेट कलर के। अब इनके बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो उनमें से 3/4 जो फ्लावर थे वो वॉयलेट कलर के थे और 1/4 फ्लावर्स वाइट कलर के थे। F1 जनरेशन में रेसेसिव जीन इसमें इन्होंने कहा कि एक्सप्रेस नहीं होता है। अब मेंडल ने कहा कि हर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर 2 एलील्स होते हैं, और हर ट्रेट के लिए, कोई भी एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स होते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, पेरेंट से सेग्रीगेट हो जाते हैं, और स्विंग में जब आने होते हैं तब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा ये जो एलील है ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और उन्होंने कहा कि किस तरह से उनका पैटर्न रहता है अपने आप को एक्सप्रेस कर कर आगे की तरफ इनहेरिटेंस जो है वो किस तरह से होता है। तो उन्होंने जितने भी कॉम्बिनेशंस ट्रेड्स के लिए थे उन सब के उन्होंने निकाला कि किस परसेंटेज में वो इनहेरिटेंस आगे की तरफ वो कैरेक्टर्स जाते हैं। तो उन्होंने इन रिजल्ट के बेस पर बहुत सारे लॉ दिए। फर्स्ट जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने कहा कि जो एलील्स हैं उसमें एक जो एलील होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा जो एलील होता है वो रेसेसिव होता है। जैसे कि हमने पर्पल और वाइट कलर के अंदर देखा, तो पर्पल कलर जो है वो क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, और वाइट कलर जो था वो रेसेसिव कैरेक्टर था। उन्होंने कहा कि ये दोनों तरह के जो एलील्स हैं उनके अंदर वो क्या है, वो एक पेरेंटल और एक मैटरनल, दोनों फैक्टर्स एलील्स जो हैं अलग अलग उनसे कंट्रीब्यूट होते हैं। और जब ये अलग अलग एलील्स कॉम्बिनेशन उनका बनता है तब ये फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है।
और क्योंकि सिर्फ एक ही अगर क्रोमोसोम के अंदर एक ही कॉपी प्रेजेंट है तो उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जो एलील होगा वो डोमिनेंट करेगा या फिर रेसेसिव एलील होगा। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये भी कहा कि जो हेटेरोजाइगोट्स हैं उसमें से एक जो ट्रेट है, एक जो गुण है, वो दूसरे को छुपा देगा, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इसीलिए वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। रेसेसिव एलील वो हैं जो कि सुप्त अवस्था में बने हुए रहेंगे, प्रेजेंट तो होंगे लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह इन्होंने टर्म डोमिनेंट और रेसेसिव है वो जीनोटाइप का इंटरैक्शन है, उसके बेस पर ये उन्होंने टर्म दी थी। कई बार हम जब देखते हैं कि ये जो एलील्स हैं इनका ट्रेट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो डिपेंड करता है कि दूसरे वाला जीन डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव। गार्डन पीस के अंदर जो येलो पीस थे वो जीनोटाइप एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। इस तरीके से उन्होंने हर कैरेक्टर में डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स के बारे में बात की। दूसरा लॉ मेंडल ने दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने कहा कि इक्वल सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स होता है। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने पी प्लांट्स के अंदर देखा कि उन्होंने F1 जनरेशन में तो क्या हुआ, सब डोमिनेंट ही एक्सप्रेस हुए, लेकिन F2 जनरेशन में जब देखा तो 3:1 का रेशियो बना। तो उन्होंने कहा कि ये तभी पॉसिबल है जबकि जीन्स जो एलील हैं वो सेग्रीगेट हुए हैं, वो अलग हुए हों, जो एलील्स हैं उन वो क्या हुए हों, सेपरेट हुए हों। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक वाइट फ्लावर बन जाता, सबके सभी नेक्स्ट जनरेशन में भी पर्पल फ्लावर बनते, लेकिन उसमें 3:1 का रेशियो इसलिए रहा क्योंकि ये जो एलील थे वो क्या हुए, सेग्रीगेट हुए। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तभी पॉसिबल है जब सेग्रीगेशन होता है, इसीलिए उन्होंने नाम दिया इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर देखिए, जैसे एक येलो और एक ग्रीन उन्होंने F1 में पेरेंट को लिया, तो उनके जब गैमीट्स F1 में फ्यूज़ होते हैं तब क्या बनता है, सबके सब येलो बनते हैं। लेकिन जब इस येलो वाले को, क्योंकि इसके अंदर हेटेरोजाइगोट्स आ गए, एक डोमिनेंट जीन है और एक रेसेसिव जीन है, जब ये नेक्स्ट जनरेशन में F2 जब जनरेशन बनता है तो इसके अंदर 3:1 का रेशियो बन रहा है। और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि आप देखिए इसके अंदर वो सेग्रीगेट हो गए दोनों एलील्स और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बने, और यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन स्मॉल वाई का बन रहा है, इसीलिए एक जो फ्लावर था वो वाइट कलर का होता है, यानी कि जीन सेग्रीगेट होते हैं। F2 जनरेशन के अंदर जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा होता है तब वहाँ पर हम देखते हैं कि मेंडल वो कहता है फिनोटिपिक रेशियो 3:1 तभी पॉसिबल है जब जीन्स के जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से मेंडल का मतलब था, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने दो कैरेक्टर्स एक साथ लिए, डाई हाइब्रिड जब क्रॉस करवाया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ लेते हुए हम क्रॉस करवा रहे हैं, डाई हाइब्रिड में हमने दो कैरेक्टर पैरेलल लिए हैं। जब इन्होंने दो कैरेक्टर पैरेलल लेकर जब क्रॉस करवाया और उनके रिजल्ट देखे तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो रेशियो बन रहा है वो तभी पॉसिबल है जब इनका असॉर्टमेंट सब फ्री है किसी के साथ भी फ्यूज़ होने के लिए, सारे के सारे एलील के फ्रीडम है कि वो कोई भी किसी के साथ फ्यूज़ हो सकता है,
एलील्स का इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, इसीलिए तभी ये रेशियो बन सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए उन्होंने दो तरह के कैरेक्टर्स लिए, F1 P जनरेशन में येलो और राउंड, ग्रीन और रिंकल्ड शेप, अगर इन्होंने दो कॉम्बिनेशन लिए, और यहाँ पर F1 जनरेशन में तो सबके सब सेम थे, येलो और राउंड कलर, राउंड शेप। तो अब ये देखिए जब हम F2 जनरेशन में आ रहे हैं और दोनों कैरेक्टर्स को पैरेलल ले रहे हैं, तब इन हमारे पास फिनोटाइप के 9:3:3:1 का रेशो बनता है। और यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। 9 तो येलो और राउंड, 3 जो ग्रीन और राउंड, और 3 जो थे येलो और रिंकल्ड, और एक जो था वो क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन। यानी कि सारे के सारे जीन के कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं ये कब पॉसिबल था। तो इस तरीके से उन्होंने चेकर बोर्ड, जो पुनेट्स चेकर बोर्ड है वो उन्होंने बनाया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे जीन आपस में फ्री हैं कि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और तभी ये पॉसिबल है इस तरह का रेशियो आना। तो उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे आर फ्री एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तभी 9:3:3:1 का रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो ये रेशियो आ रहा है, वहाँ पर हमने देखा इससे पहले 3:1 का रेशियो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 3:3:1 का रेशियो आ रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर हम अगर ये देखते हैं पुनेट स्क्वायर अगर जब हम बनाते हैं तो जो रेसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट्स हैं दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, और सिर्फ एक जो है वो पूरा का पूरा रेसेसिव कैरेक्टर वाला प्लांट हमें मिलता है। कंक्लूज़न, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं? देखिए उससे पहले जो हम जेनेटिक मेकअप प्लांट्स के नहीं जानते थे, लेकिन मेंडल ने बताया कि प्लांट का जेनेटिक मेकअप किस तरह से है, किस तरह से एक कैरेक्टर दूसरी जनरेशन के अंदर जा रहा है। इसके अलावा उनकी फिज़िकल जो अपीयरेंस है वो फिनोटाइप के नाम से जानती है, जो कि मेंडल ने हमें एक्सप्रेस किया, और कहा कि वो जो जीन है जिसे इन्होंने फैक्टर नाम दिया था वो एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एलील कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस जो है उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं, ये हमें मेंडल ने बताया कि हाफ हो जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं, यानी सेग्रीगेट हो जाते हैं, और उनके पास 50% चांस होता है एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होने का। इसके अलावा एलील्स जो हैं जिसे हम दोनों एलील अगर एक जैसे होते हैं तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं, और अगर एलील डिफरेंट है तो उसे हम हेटेरोजाइगस एलील कहते हैं। आज हमने मेंडल के डिफरेंट लॉ और उनके बेसिक जो एक्सपेरिमेंट थे उसके बारे में जाना। मेंडल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमें हेरिडिटरी के बारे में समझने में, क्योंकि उनका रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त जीन्स और डीएनए के बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसके बावजूद मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, इसलिए उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। थैंक यू सो मच।